सल्फोनेशन रिएक्शन। सल्फोनेशन रिएक्शन में हम क्या करेंगे कि इस एरोमेटिक कंपाउंड से रिएक्शन कराएंगे कंसंट्रेटेड H2SO4 का। किसका होगा? कंसंट्रेटेड H2SO4 का इस पर रिएक्शन होगा। एरो नीचे दिखा देते हैं, कंसंट्रेटेड H2SO4। आप इसमें जानते हैं कौन अटैक करने के लिए जाएगा? इसमें अटैक करने के लिए एक न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल आता है और वो न्यूट्रल इलेक्ट्रोफाइल होता है SO3। जाता है SO3 अटैक करने के लिए जाता है और यहाँ पर क्या होता है, अटैक करने के बाद में ये बना लेता है SO3H, रिंग के साथ SO3H ये बन जाता है, प्लस H2O निकल जाता है। ये रिएक्शन सल्फोनेशन रिएक्शन है। सल्फोनेशन रिएक्शन, सल्फोनेशन रिएक्शन है। ये भी एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। यहाँ बनने वाले जो कंपाउंड्स हैं इनका नाम भी जानते रहिए। इसका नाम है क्लोरो बेंजीन, इसका नाम है नाइट्रो बेंजीन, इसका नाम है बेंजीन सल्फोनिक एसिड, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। बाकी दो रिएक्शन जो बचते हैं वो दोनों रिएक्शन फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन कहलाते हैं। कौन सा रिएक्शन है? फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन। इस फ्रीडल-क्राफ्ट रिएक्शन में पहला जो है फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। नाम से आप जानने की कोशिश करिए, एल्काइलेशन रिएक्शन। एल्काइलेशन रिएक्शन उस रिएक्शन को कहेंगे जिसमें एल्किल ग्रुप जा करके अटैक करेगा। एल्किल ग्रुप क्या होता है? CH3 एक एल्किल ग्रुप है। एल्केन से एक हाइड्रोजन हटाने पे जो स्पीशीज तैयार होगा उसी को हम एल्किल कहेंगे। थोड़ा देख लेते हैं कि एल्किल किसको कहते हैं। एल्किल एल्केन से बनते हैं, एल्केन और एल्किल। एल्केन को आप जानते हो कि इसका जनरल फार्मूला आता है CnH2n+2। मतलब अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन के नंबर्स कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा है, अगर किसी कंपाउंड में हाइड्रोजन के नंबर्स कार्बन के 2 गुने से 2 ज्यादा है तो उस कंपाउंड को हम एल्केन कहेंगे। एग्जाम्पल के लिए CH4। CH4 एक एल्केन है क्योंकि यहाँ कार्बन के नंबर 1 है और हाइड्रोजन उसके 2 गुने से 2 ज्यादा है, मतलब 1 to the 2 plus 2 4 है। इसी तरह से दूसरा मेंबर जो होगा वो होगा C2H6, तीसरा मेंबर होगा C3H8। इसका नाम है एथेन, इसका नाम है प्रोपेन। मैं यहाँ आपको ये बताना चाहता हूँ कि एल्केन तो इस जनरल फार्मूला से बन जाता है, बट एल्किन क्या है? जब एल्केन से हम एक हाइड्रोजन एलिमिनेट कर देते हैं, हटा देते हैं, तो जो स्पीशीज तैयार होती है उसी को हम एल्किन कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर CH4 से हाइड्रोजन हटा देंगे तो CH3 रह जाएगा, अब इसका नाम होगा मेथिल। अगर C2H6 से हाइड्रोजन हटा देंगे तो C2H5 बचेगा, इसका नाम होगा एथिल। इसी तरह से C3H8 से अगर अपन हाइड्रोजन रिमूव कर देंगे तो ये C3H7 बचेगा और इसका नाम हो जाएगा प्रोपिल। तो जब मेथिल, एथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल ये स्पीशीज आकर के अगर बेंजीन से हाइड्रोजन हटा देते हैं तो ये पूरी प्रोसेस कहलाएगी फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। देखते हैं उदाहरण के लिए, जैसे CH3Cl हमने ले लिया, इसका नाम है मेथिल क्लोराइड। इसके साथ में एक कैटलिस्ट यूज करेंगे और ये कैटलिस्ट है एनहाइड्रस AlCl3। एनहाइड्रस AlCl3। तो होगा क्या कि ये CH3 इस H को हटा देगा तो क्या रिजल्ट होगा, क्या बनेगा? ये बन जाएगा, इस तरह का एक कंपाउंड बनेगा जिसका नाम टॉलुइन है और साथ ही साथ ये Cl और ये H मिल करके HCl बना लेगा। ये रिएक्शन कहलाएगा फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। आयु में से मेथाइलेशन रिएक्शन। आप मेथाइलेशन भी कर सकते हो क्योंकि मेथिल इसमें जुड़ रहा है। फ्रीडल-क्राफ्ट मेथाइलेशन रिएक्शन। अगर यहाँ पर आप C2H5Cl ले लें तो इस H की जगह पर C2H5 आ जाएगा, तो एथाइलेशन रिएक्शन, फ्रीडल-क्राफ्ट एथाइलेशन रिएक्शन कहलाएगा। क्लियर? और तीसरा जो रिएक्शन है, तीसरा नहीं,
पांचवा रिएक्शन फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। इसमें जो अटैकिंग रिएजेंट होगा, जो आक्रमण करने वाला रिएजेंट होगा, उसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। एसिटिल क्लोराइड का फार्मूला है CH3COCl। इसमें भी कैटालिस्ट जो यूज करेंगे वो होगा एनहाइड्रस AlCl3। इसमें क्या बनेगा, इसका जो इलेक्ट्रोफाइल होगा वो CH3CO+ क्या होगा, CH3CO+। आप लोग के माइंड में एक क्वेश्चन आता होगा कि हम इस चीज को कैसे जान पाए कि किस मॉलिक्यूल से कौन सा स्पीशीज अटैक करने जाएगा। हम ये कैसे जान पाए कि यहाँ CH3CO+ जाकर के इस पर अटैक करेगा या कोई और पार्ट जैसे CH3+ जाकर अटैक करेगा, इसकी पहचान कैसे करें। तो इसके बारे में भी हम सेपरेटली आपको बताएंगे कि किस तरीके से हम ये आइडेंटिफाई कर पाए कि किसी मॉलिक्यूल में किस प्लेस पर क्लीवेज होगा, किस प्लेस पर बांड टूटेगा और कौन कौन से स्पीशीज बनेंगे। इसके लिए हम अलग से आपको एक वीडियो बना करके आपके बीच में शेयर करेंगे, तो आप क्लीवेज को बहुत अच्छी तरह से समझ पाएंगे और रिएक्शन और भी बेहतर कर पाएंगे। तो फिलहाल आप ये जानिए कि CH3COCl इसका नाम है एसिटिल क्लोराइड। ये जब दो फ्रैक्शन में टूटेगा तो CH3CO पॉजिटिव बनेगा और Cl नेगेटिव बनेगा। CH3CO पॉजिटिव ये एक इलेक्ट्रोफाइल है और यही जाकर के इस H को डिस्प्लेस करेगा और यहाँ जो प्रोडक्ट तैयार होगा वो प्रोडक्ट होगा COCH3 प्लस HCl। यहाँ का H और यहाँ का Cl, HCl। इसका नाम है एसिटोफिनोन। इस कंपाउंड का क्या नाम है, एसिटोफिनोन। एसिटोफिनोन, एसिटोफिनोन ये कंपाउंड है, जबकि इस रिएक्शन का नाम है फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन रिएक्शन। तो आप अब समझ गए होंगे कि इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन किन्हें कहते हैं और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कितने टाइप के होते हैं। अब हम आपको ये सिखाने वाले हैं कि किस तरीके से ये रिएक्शन प्रोसीड करता है, अपना प्रोडक्ट बनाता है। तो हम इस रिएक्शन की मैकेनिज्म सीखने जा रहे हैं। मैकेनिज्म क्या होता है, सबसे पहले तो इसकी डिफिनेशन जान लीजिए। Mechanism of a particular reaction is the detailed stepwise process involved in a particular chemical reaction। किसी केमिकल रिएक्शन में जितने स्टेप्स लगते हैं, स्टेप बाय स्टेप जो प्रोसेस होता है और उसके बाद प्रोडक्ट को हम ला पाते हैं, इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट किस तरह से होता है, ये पूरी प्रोसेस मिला करके मैकेनिज्म ऑफ द रिएक्शन कहलाती है। और इसको हम अभी सीखने जा रहे हैं। तो आइए अब हम लोग देखते हैं किसी एक रिएक्शन की मैकेनिज्म कि किस तरह से कोई इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन प्रोसीड होता है या कंप्लीट होता है। मैकेनिज्म एक बार मैं फिर बताता हूँ आप लोगों को कि ये किसी रिएक्शन का डिटेल स्टेप वाइज प्रोसेस है जो ये दिखाता है कि बॉन्ड कैसे टूट रहे हैं और बॉन्ड कैसे बन रहे हैं और फिर इस पूरी सीक्वेंशियल प्रोसेस में प्रोडक्ट का फॉर्मेशन किस तरह से हो रहा है। आप लोग जानते होंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या है। केमिकल रिएक्शन इज नथिंग बट इट इज द क्लीवेज ऑफ ओल्ड बॉन्ड एंड द फॉर्मेशन ऑफ अ न्यू बॉन्ड। पुराने बॉन्ड का टूट जाना, नए बॉन्ड का बन जाना ही केमिकल रिएक्शन कहलाता है। और उसकी डिटेल प्रोसेस को अगर हम जान जाएं तो यही उस रिएक्शन का मैकेनिज्म होता है। तो हम इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस जो 5 बताए गए हैं, इनमें से किसी एक की मैकेनिज्म को समझने की कोशिश करते हैं। किसी भी एक को हम ले लेते हैं। तो आइए सबसे पहले हम लेते हैं फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन।
फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन इस तरह से है कि जब बेंजीन का रिएक्शन मेथिल क्लोराइड से होगा CH3Cl से एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में, ये एक कैटलिस्ट है और इसका फंक्शन होता है इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना। तो इसका प्रोडक्ट जो बनेगा वो टॉलुइन होता है। और HCl निकलता है। इसकी मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म की 3 स्टेप में प्रोसीड होती है। टोटल 3 स्टेप्स लगते हैं इसमें। फर्स्ट स्टेप जो होगा वो है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। जो इलेक्ट्रोफाइल बेंजीन पर जाकर के अटैक करेगा वो इलेक्ट्रोफाइल कैसे जनरेट होगा, कैसे उत्पन्न होगा, पहले स्टेप में हम इस चीज को सीखेंगे, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल के लिए हम शॉर्ट में E+ लिख देते हैं। तो होगा क्या कि सबसे पहले एनहाइड्रस AlCl3 और मेथिल क्लोराइड ये एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे। CH3Cl प्लस AlCl3। AlCl3 का स्ट्रक्चर आप लोगों को बताया जा चुका है, इस तरह से होता है और इसमें 6 इलेक्ट्रॉन ही होते हैं। एल्युमिनियम एक इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पेसीज है AlCl3 में, ये सबस्ट्रेट रखता है, मींस 6 इलेक्ट्रॉन रहता है। इसके पास 2 इलेक्ट्रॉन की डिफिशियंसी होती है। अगर 2 इलेक्ट्रॉन इसको और मिल जाएं तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा। तो इसलिए होता क्या है कि ये 2 इलेक्ट्रॉन किसी से रिक्वायर करता है, किसी से मांगता है, और वो इलेक्ट्रॉन इसको कहाँ मिलता है? क्लोरीन के पास। आप क्लोरीन के बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन अगर हम करते हैं तो 287 होता है। मतलब क्लोरीन के आउटर सेल में 7 इलेक्ट्रॉन है, इसकी वैलेंसी केवल 1 है, इसलिए ये सिर्फ एक ही बॉन्ड बना सकता है। जैसे H के साथ एक बॉन्ड बना सकता है, ये CH3 के साथ देखिए सिंगल बॉन्ड बनाए हुए हैं, या किसी और के साथ सिर्फ एकल बंध ही बना सकता है, सिंगल बॉन्ड बना सकता है। ये 2 बॉन्ड नहीं बना सकता है क्योंकि इसकी वैलेंसी सिर्फ 1 है। जब ये 1 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग करता है तो ऐसा सिचुएशन में इसके बाहर के 7 इलेक्ट्रॉनों में से 6 इलेक्ट्रॉन बचे रह जाते हैं। उन 6 इलेक्ट्रॉनों को हम इस तरह से दिखा सकते हैं। क्लोरीन के केस में उन 6 इलेक्ट्रॉनों को ऐसे दिखा सकते हैं और इन इलेक्ट्रॉनों को हम लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन कहते हैं या अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। इन इलेक्ट्रॉनों को क्या कहेंगे? लोन पेयर्ड इलेक्ट्रॉन और अनशेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन। जबकि इसका एक इलेक्ट्रॉन C के साथ में बॉन्ड में इन्वॉल्व है, इस इलेक्ट्रॉन को हम, यहाँ पर जो 2 इलेक्ट्रॉन है, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जहाँ जो 2 इलेक्ट्रॉन लगे हुए हैं इन इलेक्ट्रॉन को हम कहते हैं बॉन्ड पेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ये लोन पेयर इलेक्ट्रॉन पूरी तरह से फ्री होते हैं, इसलिए जब एल्युमिनियम को 2 इलेक्ट्रॉन की रिक्वायरमेंट होती है तो ये अपना एक जोड़ा लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इस एल्युमिनियम को ट्रांसफर कर देते हैं। ऐसा करते समय क्लोरीन पे इलेक्ट्रॉन की कमी हो जाने से इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जब ये पॉजिटिवली चार्ज हो जाएगा तो ये बॉन्ड क्लोरीन की ओर शिफ्ट हो जाता है। ये बॉन्डिंग वाले 2 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन एटम की ओर चले जाते हैं। क्लोरीन एटम की ओर जब ये चले जाएंगे तो इसकी वजह से कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। ये 2 फ्रैक्शन में टूट गया, 2 पार्ट में टूट गया। एक पार्ट हो गया CH3+ और एक पार्ट हो गया Cl-, और ये Cl- इसके साथ में चला गया तो क्या बना? इसका प्रोडक्ट हो गया आपका CH3+ प्लस AlCl4-। इसका नाम है मेथिल कार्बोनियम आयन। ये एक इलेक्ट्रोफाइल है, मेथिल कार्बोनियम आयन, और ये क्या है? एक इलेक्ट्रोफाइल है, एंड इलेक्ट्रोफाइल। और यही इलेक्ट्रोफाइल अब तैयार है बेंजीन पर अटैक करने के लिए। तो सेकंड स्टेप जो होगा, इसका सेकंड स्टेप है वो है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। क्या है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन रिंग।
बेंजीन की स्ट्रक्चर को हम बनाते हैं। बेंजीन में आपको पहले ही बताया गया है कि 6 पॉइंट हैं। ये सारे पॉइंट्स जो हैं वो एक कार्बन एक हाइड्रोजन को डिनोट करते हैं। हर पॉइंट पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन, एक कार्बन एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। हर पॉइंट पर एक कार्बन एक हाइड्रोजन लगा हुआ है। तो किसी भी हाइड्रोजन को या किसी भी कार्बन पर आप CH3 को अटैक करा सकते हैं। CH3 पॉजिटिव आएगा और मान लेते हैं कि ये यहाँ पर अटैक कर देता है, इस प्लेस पर अटैक कर देता है। अगर यहाँ अटैक होता है तो ऐसा सिचुएशन में CH3 जब यहाँ अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज भी यहाँ आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज को खत्म करने के लिए ये पाई का इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा। ये पाई वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से इस कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। देखिए, अगर दो एटम के बीच में एक सिंगल बॉन्ड लगा हुआ है और उसके दोनों इलेक्ट्रॉन किसी एक एटम की ओर शिफ्ट हो जाते हैं, तो जिधर शिफ्ट होगा उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज आएगा और जिधर से शिफ्ट होगा उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन इस तरफ शिफ्ट हो रहा है, मीन्स यहाँ पर नेगेटिव चार्ज होगा और ये CH3 पॉजिटिव यहाँ अटैक करके अपने पॉजिटिव चार्ज को न्यूट्रलाइज कर लेगा और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज जनरेट हो जाएगा। तो रिजल्ट जो होगा वो इस तरह का होगा। कुछ यहाँ हो जाएगा H, यहाँ होगा CH3, इस प्लेस पर हो जाएगा पॉजिटिव और यहाँ डबल बॉन्ड रह जाएगा। ये एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बन गया। इंटरमीडिएट स्पीसीज उसको कहते हैं जो किसी केमिकल रिएक्शन में बीच में बनते हैं और बीच में ही कंज्यूम हो जाते हैं, लेकिन पूरे रिएक्शन की स्पीड को, पूरे रिएक्शन में बनने वाले प्रोडक्ट को यही इंटरमीडिएट स्पीसीज डिसाइड करते हैं। हम इसके लिए एक सेपरेट वीडियो बना करके आप तक के पहुंचाएंगे, जिसमें आपको बताएंगे कि रिएक्टिव इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, कितने तरह के होते हैं और वो कैसे किसी पर्टिकुलर केमिकल रिएक्शन को प्रभावित करते हैं। ये चीज़ें हम आपको सेपरेटली बताएंगे। तो ये एक इंटरमीडिएट स्पीसीज बना जो कि पॉजिटिवली चार्ज है। ये अनस्टेबल है, ये अनस्टेबल है, अस्थायी है। ज़्यादा समय तक ये नहीं रह सकता। ये तब तक रह सकता है जब तक इसके ऊपर अवेलेबल पॉजिटिव चार्ज स्टेबल हो। जब तक ये पॉजिटिव चार्ज एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करता रहे तब तक ये स्टेबल ये बना रहेगा। और अगर ये मूवमेंट कम कर देगा, बंद कर देगा, तो इसकी स्टेबिलिटी खत्म हो जाएगी। तो इसलिए होगा क्या कि ये फिर से स्टेबलाइज करने की कोशिश करेगा। ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पर शिफ्ट हो जाएगा तो इससे बॉन्ड यहाँ आ जाएगा और पॉजिटिव चार्ज ये शिफ्ट होकर के इस कार्बन पर आ जाएगा। और ये नया जो रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा, नया जो अनुनादी संरचना बनेगा, वो कुछ इस तरह से हो जाएगा, ऐसे। ये एक नया रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। फिर इसके बाद में ये पॉजिटिव चार्ज और स्थायी होने के लिए इसका पाई इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होता है, तो ये पाई बॉन्ड यहाँ के बजाय यहाँ चला आता है और इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ पर शिफ्ट हो जाता है और एक नया इंटरमीडिएट स्पीसीज जो बनता है उसमें पॉजिटिव चार्ज इस प्लेस पर होता है। यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ H और यहाँ पर CH3 होता है। फर्दरमोर आगे क्या होगा, मतलब आप ये देख सकते हैं कि ये पॉजिटिव चार्ज 3 जगहों पर घूमा। यहाँ पर, फिर इस कार्बन को छोड़ करके यहाँ पहुँचा, फिर इस कार्बन को छोड़ करके यहाँ पहुँचा। तो ओवरऑल हम ये दिखा सकते हैं कि इसका जो रिजोनेंस हाइब्रिड होगा, रिजोनेंस हाइब्रिड वो इस तरह से होगा। CH3 ये 3 है, इस पूरे रिंग में पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है, पूरे रिंग में पॉजिटिव चार्ज घूम रहा है। इसी वजह से ये अपने आप को स्टेबल बनाए हुए हैं। इसको हम कहेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर फर्स्ट, इसको कहेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर सेकंड, इसको कहेंगे रिजोनेटिंग स्ट्रक्चर थर्ड और इसको हम कहेंगे रिजोनेंस हाइब्रिड। रिजोनेंस हाइब्रिड कहेंगे। ये सेकंड स्टेप और सबसे इम्पोर्टेंट स्टेप है। इस स्टेप का नाम है अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इस स्टेप का क्या नाम है? अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। और थर्ड और लास्ट स्टेप है जिसमें प्रोडक्ट बनेगा, आपका टॉलुइन बनेगा, वो होगा डीप्रोटोनेशन।
डीप्रोटोनेशन। डीप्रोटोनेशन को समझिए। डीप्रोटोनेशन, प्रोटॉन मीन्स होता है H पॉजिटिव, प्रोटॉन मीन्स H पॉजिटिव। क्यों H पॉजिटिव को प्रोटॉन कहा जाता है? एक्चुअली आप जानते हैं कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 और मास नंबर 1 होता है। एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1 होता है। इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन 1, नंबर ऑफ प्रोटॉन 1, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 1 होता है। सॉरी, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 0 होता है, इसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता है। और अगर इस हाइड्रोजन से एक इलेक्ट्रॉन हम इलिमिनेट कर दें, अगर हम इसको निकाल दें, तो इसमें केवल एक प्रोटॉन बचेगा। तो H+ में केवल एक प्रोटॉन ही होता है, इसीलिए H+ को प्रोटॉन कहते हैं। और जब H+ हट जाता है तो ये प्रोसेस डीप्रोटोनेशन कहलाता है। डी मीन्स होता है निकल जाना। डी जिसमें भी लग जाएगा इसका मतलब होगा कि उस एटम का लॉस हो गया। डीप्रोटोनेशन, डीहाइड्रोहैलोजिनेशन, डीहैलोजिनेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, इन सभी रिएक्शन में डी वर्ड लगा हुआ है, जो ये डिनोट कर रहा है कि कोई ना कोई स्पीशीज, कोई ना कोई मॉलिक्यूल बाहर निकल रहा है। तो डीप्रोटोनेशन प्रोसेस में क्या होगा कि इस स्टेप में H+ इस इंटरमीडिएट स्पीशीज से निकलेगा। देखिए क्या होगा, जैसे वो रेजोनेंस हाइब्रिड है, इस रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर को ले लें या इनमें से किसी भी स्ट्रक्चर को ले लें। मान लेते हैं कि हम इस स्ट्रक्चर को ले लिए, ये इस तरह से है HCH3 और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, इसके कांटेक्ट में AlCl4- आएगा और ये क्या करेगा कि एक पॉजिटिव चार्ज यहाँ से डिमांड करेगा। तो हाइड्रोजन क्या करेगा, अपना इलेक्ट्रॉन, बॉन्डिंग वाला इलेक्ट्रॉन रिंग में डाल देगा। H+ जो निकलेगा वो H+ जाकर के AlCl4- के पास चला जाएगा और यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर टॉलुइन बन जाएगा, जो कि हमारा डिजायर्ड प्रोडक्ट है, हमारा एक्सपेक्टेड प्रोडक्ट है, ये टॉलुइन बन गया। और जो H+ इसके पास में आया वो Cl- से कंबाइन करके HCl बना लेगा और कैटलिस्ट AlCl3 फिर से जो का क्यों बचा रह जाएगा। तो ये है पूरी मैकेनिज्म फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन। बस स्टार। तो उम्मीद है कि आप लोग फ्रीडल-क्राफ्ट एल्काइलेशन रिएक्शन और उसकी मैकेनिज्म को समझ गए होंगे। 4 और भी रिएक्शन हैं, उनके भी मैकेनिज्म ठीक इसी तरह से। एक और एग्जांपल मैं आपको देकर के समझा दे रहा हूँ, बाकी 3 जो बचेंगे उनको आप लोग खुद करके हम करके शेयर करिए, जिससे मुझे ये पता चल सके कि आपको समझ में आया या नहीं आया। तो दूसरा रिएक्शन जो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, जिसकी मैकेनिज्म मैं बताने जा रहा हूँ, वो है नाइट्रेशन रिएक्शन। नाइट्रेशन, प्यारे बच्चों, आप लोगों को ये ध्यान रखना है कि हम जब किसी रिएक्शन को कराते हैं तो उस रिएक्शन में कौन कौन से रिएजेंट इन्वॉल्व होते हैं, उसमें पार्टिसिपेट करने वाले कंपाउंड्स कौन कौन से हैं, ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ होता है। पहला पॉइंट ये सीखना होता है। फिर उसके बाद में हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि इस रिएक्शन में जब 2 स्पीशीज एक दूसरे के कांटेक्ट में आ रहे होते हैं तो आने वाला स्पीशीज क्या तैयारी करता है, किस तरह का आयन बनाता है और कैसे वो दूसरे स्पीशीज के पास अप्रोच करता है, इसको ध्यान दिया जाता है। तो पहले नाइट्रेशन रिएक्शन लिखते हैं। बेंजीन का जब नाइट्रेशन कराते हैं, जो कि एक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, तो इसके लिए जो रिएजेंट लेंगे, जो पदार्थ लेंगे, वो होता है कंसंट्रेटेड HNO3 और कंसंट्रेटेड H2SO4। आप सभी जानते होंगे कंसंट्रेटेड क्या होता है। कंसंट्रेटेड का अर्थ होता है, कंसंट्रेटेड का अर्थ होता है जिसमें सब्सटेंस की क्वांटिटी ज़्यादा हो और वाटर कम हो या वाटर लगभग हो ही नहीं। डाइल्यूट हम उसको कहते हैं जिसमें कंपाउंड के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल्स ज़्यादा क्वांटिटी में हो। कंपाउंड के साथ साथ वाटर मॉलिक्यूल
ज़्यादा हो तो उसको हम डाइल्यूट सोल्यूशन या हिंदी में टर्न विलियम कहेंगे। तो कंसंट्रेटेड HNO3 लेंगे और कंसंट्रेटेड H2SO4 लेंगे और ये दोनों जब बेंजीन से रिएक्शन करेंगे तो बेंजीन में से कोई एक हाइड्रोजन हटा करके उसकी जगह पर NO2 बैठ जाएगा और प्रोडक्ट जो बनेगा वो प्रोडक्ट कुछ इस तरह से हो जाएगा प्लस H2O प्लस H2O। यहाँ पर जो H2SO4 लिया गया है ये H2SO4 एक कैटलिस्ट का काम करता है, एक प्रेरक का काम करता है जो इस रिएक्शन को कंप्लीट होने में हेल्प करता है। अगर हम इसको नहीं लेंगे तो रिएक्शन नहीं हो पाएगा। आइए देखते हैं मैकेनिज्म के लिए कि H2SO4 का इसमें क्या रोल है, किस तरीके से H2SO4 इस प्रोडक्ट को बनाने में हेल्पफुल है। तो मैकेनिज्म देखते हैं। मैकेनिज्म के टोटल स्टेप्स जो हैं वो वही 3 हैं जो पहले हमने फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में बताया। पहला स्टेप क्या होता है? जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, इलेक्ट्रोफाइल का निर्माण, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल। इस केस में जो इलेक्ट्रोफाइल होता है वो NO2 प्लस होता है, NO2 प्लस बनेगा। कैसे बनेगा? देखिए HNO3 प्लस H2SO4 ये दोनों जब आपस में रिएक्शन करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ से OH निकलेगा और यहाँ से H, यहाँ से OH आएगा और यहाँ से H, ये दोनों मिल करके H2O बना लेंगे। OH और H मिल करके H2O बनाते हैं। बचा क्या यहाँ पर? यहाँ बचा NO2, O और H जब निकल गया तो NO2 प्लस बना, NO2 प्लस, ये बन गया NO2 प्लस प्लस H2O और इस जगह पर क्या बना? यहाँ से चूंकि एक H निकल गया है तो इसलिए बना HSO4 माइनस, HSO4 माइनस, इसका नाम बाइसल्फेट आयन है। अब ये जो NO2 प्लस आयन बना, नाइट्रोनियम आयन बना, ये दूसरे स्टेप के लिए इलेक्ट्रोफाइल का वर्क करता है। जो सेकंड स्टेप होगा इसमें होगा अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल ऑन द बेंजीन, अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल मींस NO2 प्लस, NO2 प्लस का अटैक होगा। इसमें बेंजीन लेंगे, यहाँ पर एक हाइड्रोजन एटम है, NO2 पॉजिटिव आएगा अटैक करने के लिए। यहाँ पर एक बात मैं क्लियर कर दूं कि क्यों NO2 प्लस ही इन पर अटैक कर रहा है, क्यों कोई इलेक्ट्रोफाइल ही बेंजीन पर या किसी एरोमेटिक कंपाउंड पर अटैक करते हैं, क्यों इलेक्ट्रोफाइल के अलावा न्यूक्लियोफाइल अटैक नहीं करते? तो उसका रीजन आपको बताया गया, थोड़ा थिंक करेंगे तो समझ में आ जाएगा कि जितने भी एरोमेटिक कंपाउंड्स होते हैं वो सभी एरोमेटिक कंपाउंड के ऊपर, प्लेन के ऊपर और प्लेन के नीचे पाई इलेक्ट्रॉन का क्लाउड होता है। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऊपर ज़्यादा होती है और नीचे भी ज़्यादा होती है। तो जब कोई निगेटिवली चार्ज स्पेसीज उस पर अटैक करने आता है तो निगेटिव क्लाउड के कारण रिपल्सन हो जाता है। लाइट चार्जेस रिपेल ईच अदर एज पर कूलम्स लॉ, कूलम्ब लॉ के अकॉर्डिंग ये क्लियर है कि सेम चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर देंगे। तो पाई इलेक्ट्रॉन क्लाउड जो ऊपर बना हुआ है वो निगेटिवली चार्ज है और कोई न्यूक्लियोफाइल जैसे OH निगेटिव, Cl नेगेटिव, CH3COO नेगेटिव या कोई नेगेटिवली चार्ज स्पेसीज अगर अटैक करने आएगा तो वो ढकेल दिया जाएगा। इस वजह से कोई भी न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड में नहीं होता है। रेदर इट शो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। ये इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो करेंगे। क्यों? क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो पॉजिटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेगा, उनको इनवाइट करेगा। इसलिए इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन बेंजीन पर और बेंजीन के डेरिवेटिव पर या एरोमेटिक कंपाउंड पर ज़्यादा इजी होते हैं। तो आप लोग माइंड में ये बिठा लीजिए कि कभी भी किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड से मीन्स बेंजीन से अगर कोई दूसरा प्रोडक्ट बनाना है तो उसकी शुरुआत आप इन्हीं 5 रिएक्शन से करोगे, इन्हीं इलेक्ट्रोफिलिक रिएक्शन से शुरुआत करेंगे, ना कि आप कोई न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ला करके फिर आप शुरुआत करोगे, वो गलत हो जाएगा। तो ये काफ़ी अच्छा बेस तैयार हो रहा है। आप इस चीज़ को फर्दर जान पाओगे कि व्हाट हैपन्स व्हेन, हाउ विल यू ऑब्टेन, इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको आप
बहुत अच्छी तरह से सीख पाओगे अगर आप इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन एरोमेटिक कंपाउंड्स को जान पाते हैं। आइए मेन पॉइंट पर अपने आते हैं। सेकेंड स्टेप जो है वो अटैक ऑफ इलेक्ट्रोफाइल है NO2 प्लस का। आप देखिए कि ये NO2 प्लस इन सभी 6 कार्बन में से कहीं पर भी अटैक कर सकता है। हम मान लेते हैं कि इस पर ये अटैक किया, तब जब यहाँ पर अटैक करेगा तो इसका पॉजिटिव चार्ज यहाँ तक के आ जाएगा। इस पॉजिटिव चार्ज तक जब यहाँ तक आ जाएगा, दूसरी चीज इस कार्बन की वैलेंसी बढ़ करके 5 हो जाएगी। आप यहाँ वैलेंसी देखिए 1 2 3 4